बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और इस टॉपिक में मैं पार्ट 1 पे आपको पढ़ाऊँगा बायोटेक्नोलॉजी विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बच्चों, अगर आपको मेरी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल के कंटेंट जितने भी हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए और दूसरों को शेयर भी करिए। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी बस आप सिंपल में बोल सकते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। और इसमें आपको जो है कि यूज ऑफ, आप बोल सकते हैं कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड थिंग्स फॉर ह्यूमन काइंड। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज करके गुड थिंग्स को बनाते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर द ह्यूमंस। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन्स में हम मैनिपुलेट करते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। और ये जो आपने बायोटेक्नोलॉजी समझ लिया एक्चुअली में क्या है बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने कहा साइंस की वो ब्रांच में है जिसमें हम माइक्रोब्स को, जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं और इससे अच्छी चीज़ों को बनाते हैं ह्यूमन काइंड्स के लिए। तो इसको समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू सर्व सोशल नीड्स। क्लियर? अब बात आती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी आज से नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम से चला, जैसे दूध से दही जमना। तो ये क्या, ये भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन वो क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक है। लेकिन आज जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गया, नए नए इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हो रही है, जीन्स को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिस्कवर हो गया है। तो आज का समय का जो बायोटेक्नोलॉजी वो काफ़ी एडवांस फॉर्म में है। तो ये एडवांसमेंट हुआ कैसे, तो इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो समझ जाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी जो हुई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, जीन्स को अपने अकॉर्डिंग कट करके, और जो उसके फालतू की जीन्स को बाहर कर देंगे, और जो आपको जो डिजायर्ड जीन है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसका दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं हम दूसरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या क्लोनिंग। तो ये 4 नामों से जाना जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में आरडीटी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आप देखिए, आरडीटी इज़ द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड रिकम्बाइन द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डीएनए को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेगा, आइसोलेट हम कर सकते हैं डीएनए को जिस भी डिजायर्ड, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल हो, कहीं से भी हम उसको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग उसमें जीन्स को ऐड कर सकते हैं और जीन को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है डीएनए क्लोनिंग। एक्चुअली में क्लोनिंग मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कॉपीज। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डीएनए क्लोनिंग का। तो इसका मतलब क्या है कि हम डीएनए की कई कॉपी बनाएंगे, उसी प्रोसेस को बोलेंगे डीएनए क्लोनिंग। तो डीएनए क्लोनिंग इज द मेन टेक्निक ऑफ आरडीटी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए के क्लोन्स बनाते हैं। और एक डीएनए से, अगर ये हमने बोल दिया कि ऐसा एक डीएनए है, तो इसको कह रहे हैं कि कई कॉपी, ठीक। तो यहाँ समझते हैं, हमने कहा ये क्या है, आपका एक डीएनए है ये, तो इसके कई कॉपी बना सकते हैं हम। यही क्या होता है, डीएनए क्लोन्स। अब देखिए, ये सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी हमने कहा बना दीजिए, कई कॉपी बन गई। ये क्या है, क्लोन्स, जिसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी सेम है, इसका जेनेटिक कंटेंट सेम है, वही क्लोन है। तो हमने कहा डीएनए क्लोन्स क्या है, तो ऐसा डीएनए जिसके कई कॉपी बन जाती हैं, और वो हर मामले में मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली पेरेंट डीएनए के सिमिलर होंगे, तो वही होगा डीएनए क्लोन।
अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है एक्चुअल में, अगर मान लीजिए ये एक डीएनए है, ये डीएनए है जिसका ओरिएंटेशन 3' to 5' है और 5' to 3' है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल डीएनए है ये। और हमने कहा कि इस डीएनए में ये हमारा जो डीएनए था ये वाला ऐसा, इसको हमने कहा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई कट करने वाला होगा, तो जो कट करेगा उसी का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कोई फिर इसको जोड़ने वाला होना चाहिए। तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइगेज, और करके इससे जो डीएनए बन जाएगा, ये डीएनए बना, और इसमें अब ये डीएनए हमारा जो है, अगर इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर पे ये प्रेजेंट है। तो अब इसी डीएनए को हम बोलते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी का दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा एक नाम और है काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं आरडीटी इज वन ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी विच वर डेवलप्ड बाय द बॉयर एंड कोहेन इन 1973। ये दोनों साइंटिस्ट थे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किए, और इनको क्रेडिट भी मिला, और ये क्रेडिट हम आप यहाँ देख लेते हैं। स्टैनले एन कोहन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1986 फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ द ग्रोथ फैक्टर। तो उन्होंने क्या किस पे वर्क किया था, ग्रोथ फैक्टर पे, और इनको 1986 में नोबेल प्राइज मिला, और ये है आपका कोहन साहब, ये है। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बॉयर, और इन्होंने हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग द बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड। तो बैक्टीरियल डीएनए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात समझते हैं कि ये समझिए ये एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बैक्टीरियल डीएनए है जिसको हम बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं, बीडीएनए। और यहीं पे करें इसके ही साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देखिए ये सर्कल है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया में ये तो डीएनए जो सर्कुलर है इसी को बोलते हैं हम प्लाज्मिड। ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका बैक्टीरिया के लिए ये यूजलेस होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं इसका यूज जीन क्लोनिंग में होता है। जीन क्लोनिंग में इस प्लाज्मिड का रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेड पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ। तो अब बात हो रही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जो एडवांसमेंट हुआ जो बायोटेक्नोलॉजी का, वो कैसे पॉसिबल हुआ, किसके डिस्कवरी की वजह से। तो यहाँ बात होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, दूसरा डिस्कवरी है डीएनए लाइगेज का, और तीसरा है प्लाज्मिड का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इसी का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको। मतलब क्या है, ये कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से हम अपने डीएनए को कट कर सकते हैं, इसलिए इसको सीजर बोलते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है कि ये 4 बेस कटर हो सकते हैं, 6 बेस कटर और 8 बेस कटर होते हैं। और ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे वर्क करेगा। ये कोई एक डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, तो ये डीएनए में एक पर्टिकुलर ही साइट पे वर्क करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये एंजाइम वर्क किया और यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इस साइट को जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे एंजाइम, तो मतलब आपने क्या समझा कि एंजाइम कहीं भी रैंडमली डीएनए पे नहीं कट करता, ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होगा उस एंजाइम का, तो वहीं पे जाके कट कर देता है। अब तीसरी एक बात और समझते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़ा क्यों। तो पहली बात समझिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आप बताएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में स्पेशली ई कोलाई से इसको डिस्कवर किया था। और ये
इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है और ये फाज है, एक बैक्टीरियोफाज है, ये ऐसा, ये बैक्टीरियोफाज है और इसके टेल के द्वारा ये बैक्टीरिया के सरफेस में अटैच होता है और यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इतनी बात। तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक पोर्स को क्रिएट कर देता है। ये पोर्स, और ये पोर्स जो होता है परमानेंट पोर्स नहीं होता है, ये ट्रांजिएंट पोर्स होता है, ट्रांजिएंट पोर्स है क्रिएट होगा। और इस पोर्स के द्वारा इस वायरस का डीएनए जो है बैक्टीरियोफाज का डीएनए ये बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है और यहाँ पे खुद बैक्टीरिया का डीएनए है तो आ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि इस बैक्टीरिया में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इस वायरल डीएनए को कट कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे ये बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। क्योंकि ये वायरस के डीएनए की एंट्री को ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो मल्टीप्लाई न हो सके, नए वायरस न बन सके, तो उसी एंजाइम को इसलिए स्मिथ, नाथन एंड आर्बर ने इसका नाम रख दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये एंट्री क्या कर रही है, ये वायरल डीएनए की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक बात और आप यहाँ पे फील किए होंगे कि आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि सर यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये तो डीएनए को कट कर रहा है, चाहे वायरस का डीएनए चाहे बैक्टीरिया का डीएनए, तो यहाँ बैक्टीरिया का भी तो डीएनए है तो उसको क्यों नहीं कट करा? तो उसका एक रीजन है कि यहाँ पे एक एंजाइम और बैक्टीरिया के पास होता है जिसका नाम है डैम मेथाइलेज, और ये डैम मेथाइलेज मेथाइल ग्रुप अपने खुद के जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जो बोलते हैं बी डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें मेथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, जिससे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि अच्छा ये मेथाइलेटेड वाला जो है डीएनए वो बैक्टीरिया का डीएनए है और जो नॉन मेथाइलेटेड डीएनए है वो वायरस का डीएनए है। तो उस वायरस के डीएनए को ये कट कर देता है और इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम स्मिथ, नाथन एंड आर्बर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब दूसरी एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। ये तो हो गया कट करने की बात। अब आता है दूसरा एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, तो इसी डीएनए लाइगेज का जो दूसरा नाम है इसी का नाम है मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ग्लू। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, अगर ये दो डीएनए है, ऐसे देख लीजिए ये दो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये दो डीएनए फ्रेगमेंट है, ऐसे फ्रेगमेंट 1 डीएनए, फ्रेगमेंट 2, और ये कह रहे हैं कि स्टिकी एंड है, तो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी जुड़ जाएगा ये, तो इसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइगेज। तो ये दोनों डीएनए क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे बाय क्रिएटिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और अब ये जो डीएनए है जुड़ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये डीएनए आपका जुड़ गया। तो ये जो जोड़ने का काम है, ये इसका काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए को जोड़ता है इसलिए इसका नाम पड़ गया डीएनए लाइगेज, और इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। और तीसरी बात आती है प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड के बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं सबसे ऊपर, आइए देखते हैं प्लाज्मिड क्या होता है, कहाँ होता है। पहली बात आप जानेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ये क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, देखिए लाइक दिस। कैसे होते हैं, सर्कुलर। हमने क्या कहा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, सर्कुलर होते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब पहले बता दिया आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया के लिए यूजलेस होते हैं, लेकिन इनका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स को कैरी करने का होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है डीएनए व्हीकल भी बोलते हैं। और तीसरी एक बात है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं ओरी शॉर्ट फॉर्म में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये इसको प्रोवाइड करता है सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि अगर आपने इस प्लाज्मिड में कोई डीएनए आपने इंसर्ट कर दिया और इस फिर प्लाज्मिड को आपने किसी भी
प्लांट्स, एनिमल्स या बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे तो ये होस्ट की मशीनरी यूज नहीं करेगा, ये खुद ही रेप्लिकेट करेगा। क्यों करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं ओरी। अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर पर कैसे पढ़ा। तो आप देख, एक एग्जांपल हम आपको लेकर समझा रहे हैं कि एक हमारा एंजाइम का नाम है EcoR1। तो ठीक है, इसी में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट 3 लेटर्स इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेम कंसिस्ट ऑफ, तो जो फर्स्ट लेटर है ये दिस लेटर, और ये क्या होता है? दिस इज द जीनस, जिससे एंजाइम डिस्कवर किया गया उसके जीनस को लेते हैं और उसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा जो वर्ड है, जो 2 वर्ड है CO, ये जो होता है, ये जो फर्स्ट 2 लेटर्स है ये इसका स्पीसीज होगा जहाँ से ये डिस्कवर हुआ है। ठीक है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और R स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, R वो किस स्ट्रेन का है। और तीसरा है जो न्यूमेरिकल नंबर दिया गया है, ये जो देखिए रोमन न्यूमेरिकल है टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, अगर EcoR1 बोला हमने तो इसका मतलब क्या है? ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए EcoR1, यहाँ आप देखिए EcoR1 मतलब क्या है? ये पहले डिस्कवर हुआ होगा। EcoR2 मतलब क्या हो गया? ये इसके बाद डिस्कवर हुआ है, तो ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट DNA चेंज एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है कि DNA जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं भी पर्टिकुलर एक साइट होती है जिसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन साइट, उसी पे वर्क करेगा, वहीं पे DNA को कट करेगा, रैंडमली कहीं भी नहीं कट करेगा। अगर मैंने कहा ये DNA है, ऐसे समझ लीजिए आप, ये DNA एक है, डबल स्टैंडर्ड है 3' to 5' और दूसरा है आपका स्टैंड 5' to 3'। तो मैंने कहा ये एक ऐसा DNA है और इसमें हमने कहा कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो अगर कोई भी एंजाइम अगर आप इसमें देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई भी ट्रीट करेंगे इसको, तो क्या ये ब्रेक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं साइट है, उसी रेस्ट्रिक्शन साइट को बोलते हैं हम रिकॉग्निशन साइट। तो उस DNA में रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमने लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ वर्क करेगा? DNA में एक पर्टिकुलर साइट होगा, वो साइट में भी 6 बेस हो सकता है, 8 बेस हो सकता है, 4 बेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसा स्पेसिफिक है। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन जो साइट्स होती हैं कॉमनली कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि अगर ये DNA है, ऐसे समझ लीजिए ये DNA है, 3' to 5' है और ये आपका है 5' to 3', और यहाँ मैंने एक सीक्वेंस का नाम लिख दिया TTC। ठीक है, तो इसके कॉम्प्लीमेंटेटिव देखिए यहाँ क्या होगा? G होगा, यहाँ A और इसके A की कॉम्प्लीमेंटेटिव T होगा, इस एक T और इस G के कॉम्प्लीमेंटेटिव C होगा। तो देखिए अब आप दोनों स्टैंड में देखिए कि जब सीक्वेंस को आप स्टडी करेंगे तो देखिए ये स्टैंड अगर फॉरवर्ड की तरफ आप देख रहे हैं तो क्या है? GAATTC, और दूसरे स्टैंड में जब आपने स्टडी किया तो क्या मिला आपको? सेम सीक्वेंस GAATTC। तो ये मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जब आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में जब एक ही सीक्वेंस मिले तो उसी को बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो जनरली कहने की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो पैलिंड्रोमिक नेचर की होती हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आते चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मलयालम, मलयालम, तो अब ऐसे पढ़िए मलयालम, मल ठीक है, इसमें नहीं बन रहा है, सॉरी। हाउ द एंजाइम वर्क्स। ठीक है, तो देखिए ये है, एक हमने बताया कि एक हमारा सेल है और इस सेल में ये जो पार्ट होता है, ये सेल का जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में कह रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम या जिसको हम बोल सकते हैं कि DNA हमारा है। ठीक है, ये हमारा DNA प्रेजेंट है। इस DNA को आइसोलेट किया और ये जो सीजर दिख रहा है यही हमारा क्या है?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो इस डीएनए को क्या करेगा, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे या जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पे कट कर देगा इस डीएनए को। ठीक है, और हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक डीएनए आइसोलेट किया और ये डीएनए हमने दिखाया एक, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका ओरिएंटेशन 5' to 3' पहला स्टैंड है, तो दूसरा स्टैंड क्या हो जाएगा 3' to 5'। और यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है GAATTC। ठीक है, इसके अपोजिट क्या है GAATTC, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और यही क्या है, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट। और इसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही हमारा क्या करेगा डीएनए इसको रिकॉग्नाइज करेगा और क्लिप करेगा। ठीक है, अब आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 यूज किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को, और इसने क्या किया, इस G और A के बीच में ये ब्रेक करता है। ठीक है, ये G और A के बीच में ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करेगा तो आप देख लीजिए, ब्रेक करा, ऐसे ब्रेक करेगा और ये फ्रेगमेंट को निकाल दिया। ठीक है, ये फ्रेगमेंट निकल गया। दूसरा, अगर ये यहाँ ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो ये फ्रेगमेंट को निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये हुआ, अब देखिए ये फ्रेगमेंट यही हुआ, ये तो मैंने यहाँ आपको बताया कि ये देखिए ये हो गया और ये पहला फ्रेगमेंट, और दूसरा फ्रेगमेंट जो है ये बन गया ये, तो इसको ही बोलते हैं हम, दिस इज द स्टिकी एंड, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं स्टिकी एंड, या इसी को बोलते हैं कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा कहाँ पे, पर्टिकुलर एक साइट पे, जिसको बोलते हैं हम रिकॉग्निशन साइट। अब यहाँ देखिए ब्लंट इन्फॉर्मेशन और स्टिकी इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है एंजाइम टू एंजाइम। अब पहले यहाँ ये लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। ईच एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड क्लीव्स स्पेसिफिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस दैट इज 4 to 8 बेस पेयर लगा, और इसी साइट को बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट, कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है, these DNA codes result in overlapping sticking, for example when we are applying BAM-H1 enzyme are blunt ends, जब आप HPA एंजाइम यूज करेंगे तो blunt ends का फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द एंजाइम। तो आप पहले समझ सकते हैं ब्लंट एंड क्या है और स्टिक एंड क्या है। तो देखिए ये आपका एक डीएनए है 5' to 3' डीएनए है, और इसमें करें सीक्वेंस है GGATTCC, यहाँ पे देखिए क्या है GGATTC, तो ये क्या हो गया, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, यही आपका पैलिंड्रोम्स है। ठीक है, ये है आपका पैलिंड्रोम। और जैसे BAM-H1 अप्लाई किया तो देखिए क्या फॉर्म कर दिया, जब ऐसा कट होके ऐसा मिल जाए, ठीक है, ये तो जब डीएनए कट जाए ऐसा, तो इसको ही बोलते हैं हम, दिस इज द स्टिकी आर कोहेसिव एंड, स्टिकी एंड्स। ठीक है, अब करें ब्लंट एंड क्या हो गया, ये डीएनए है GTTAAC पहले डीएनए में है, और दूसरा डीएनए जो है इससे कॉम्प्लीमेंटेड जुड़ा है GTTAAC, दिस इज आल्सो नोन एज पैलिंड्रोम्स, ये भी पैलिंड्रोम ही है। जब इसमें एंजाइम HPI यूज किया तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया, डायरेक्ट ये कहाँ पे कट किया, यहाँ पे डीएनए को कट किया और यहाँ पे डीएनए को कट किया, और क्या फॉर्म हो गया, ये जो डीएनए दोनों स्ट्रैंड था इस लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया, और इसको ही बोलते हैं हम, दिस इज द ब्लंटेड फॉर्मेशन। तो डीएनए दो तरीके से कट होगा, एक ब्लंटेड और एक स्टिकी एंड्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव्स डीएनए, ठीक है, ये है आपका डीएनए एक है, और ये कहाँ से लिया गया, किसी एक सेल के न्यूक्लियस से लिया, और ये आपका रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइड है, और इसमें सीक्वेंस है GAATTC, और इसके अपोजिट जो है कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसमें सीक्वेंस होगा GAATTC। तो इसी को हम बोल देते हैं दिस इज द पैलिंड्रोम्स या रिकॉग्निशन साइट, यहाँ मैं पैलिंड्रोम्स लिख दे रहा हूँ। और जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई किया आपने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और ये डीएनए को कट कर देगा, और क्या फॉर्म हो गया आपका, ये स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि हमको जो अपना डिजायर्ड डीएनए को जिसको हमको ऐड करना है, तो हम जो भी जहाँ से, चाहे वो प्लांट से ये डीएनए लेंगे चाहे एनिमल से लेंगे, ये हम डीएनए जो उसको जो हमारा टारगेट डीएनए है ये एनिमल से ले सकते हैं, प्लांट से ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। या बैक्टीरिया से इस डीएनए को हमने लिया और इसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अप्लाई करके इसको कट करेंगे और इसमें भी करें कि ये कैसा बन गया, ये भी स्टिकी एंड यहाँ भी फॉर्म हो गया, ये स्टिकी एंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, और ये मॉलिक्यूलर ग्लू है, और ये इसमें और इसके बीच में, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ के बीच में, इसके और इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करेगा और ये आपस में आके जुड़ जाएगा। ये डीएनए आके यहाँ पे जुड़ गया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और फिर ये जो है डीएनए लाइगेज इसको सील कर देगा, और अब ये जो डीएनए बन गया इसी को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को बोल सकते हैं हम काइमेरिक डीएनए, या इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं आरडीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरियल स्पीसीज के स्ट्रेन की, और एंजाइम कौन सा है आइसोलेट हुआ है, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेसियंस एस से जो एंजाइम आइसोलेट किया गया उसका नाम है BAMH1। ठीक है, तो आपने पता किया ये बी कहाँ से लिया गया, फ्रॉम दिस, AM लिया गया एमाइलोल्यूकोफेसियंस से, H जो है उसका स्ट्रेन है, और 1 क्या है, आर्डर है, और ये जो होता है 6 बेस कटर है। देखिए यहाँ पे 6 बेसेस प्रेजेंट है, और कह रहे हैं कि ये एंजाइम जो होता है G और G के बीच में क्लीव करेगा और इसको ब्रेक कर देगा, और इससे क्या फॉर्म होगा, स्टिकी एंड। ठीक है, अब बात करिए इस्चेरिचिया कोलाई R130, और इससे डिस्कवर हुआ इको R1, ई इसका कोलाई, ये लिया गया कोलाई, आर जो होता है इसका आर्डर है, सॉरी स्ट्रेन नंबर है, और 1 क्या है इसका डिस्कवरी है, आर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये भी क्या है, GAATTC पे G और A के बीच में एंजाइम वर्क करता है, और यहाँ पे कट करेगा, यहाँ से भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा डीएनए का स्टिकी एंड बनेगा, सीधे लिख देते हैं हम स्टिकी एंड। ठीक है, तीसरा है प्रोविडेंसिया स्टूटी 164, और इससे जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हुआ PST1 आइसोलेट किया गया, ये भी 6 बेस कटर है, और ये वर्क करता है CTGCAG, ये इसका रिकॉग्निशन साइट है, और ये यहाँ पे G और A के बीच में डीएनए में ब्रेक करेगा और इसको ब्रेक करके निकाल देगा G और A के बीच में, इससे भी स्टिकी एंड का ही फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब है सेरिट्रिया मार्सीसेंस SB, इससे SMA समा H1 आइसोलेट होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो 6 बेस रिकॉग्निशन है इसका रेस्ट्रिक्शन साइज इसका भी क्या है 6 बेस पेयर कटर है, और ये वर्क कहाँ करता है, G और C के बीच में ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक कट लगेगा और कहाँ, तो इससे जो फॉर्म होगा जो डीएनए वो ब्लंट एंड फॉर्म होगा, ब्लंट एंड। और तीसरा है आपका रोडोपिस्यूडोमोनास स्फीरोडीस, इससे होता है RS1 आइसोलेट किया गया है, और ये कह रहे हैं कि 4 बेस पेयर कटर है। देखिए 4 इसमें बेसेस हैं, इसका रिकॉग्निशन साइट है, और ये T और A और T के बीच में वर्क करता है, और इससे भी कह रहे हैं कि ब्लंट एंड का ही फॉर्मेशन होता है, ब्लंट एंड्स का। तो बच्चों अब डीएनए लाइगेज है, इसको हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया डीएनए लाइगेज का काम क्या है, तो आपने इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, और ये क्या करता है मॉलिक्यूलर ग्लू, ये आपने कहा कि जो डीएनए है उसमें कह रहे हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को क्रिएट करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और उसको सील कर देगा।
ठीक है, तो ये जोड़ने का काम होता है, ग्लू की तरह होता है। अब आती है प्लाज्मिड। तो हमने बता दिया प्लाज्मिड कहाँ होता है, एक बैक्टीरिया है। ये मान लीजिए हमने एक बैक्टीरिया बना दिया, ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया में हमने कहा ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये भी डीएनए हो गया, और ये है जो प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड हमने पहले बता दिया क्या होते हैं, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। तो यहाँ पे आइए एक स्ट्रक्चर हम बात कर सकते हैं एक्चुअली में प्लाज्मिड कैसे दिखता है। तो ये हो गया एक आपका प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में हमने कहा कि कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये प्लाज्मिड को सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में, चाहे प्लांट में, चाहे एनिमल में अगर हम इंसर्ट करा देंगे, तो ये उसकी मशीनरी को, उस होस्ट की मशीनरी को यूज नहीं करेगा, ये खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट वहाँ कर सकता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीपल्स जीन्स को इंसर्ट करने की साइट होनी चाहिए, जिससे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करके इस प्लाज्मिड को ब्रेक करके, और यहाँ पे अपने डिजायर्ड जो डीएनए, मान लीजिए हमको ये डीएनए है, 2 हैं और 3 है, अगर इसमें एक ही क्लोनिंग साइट होगा तो हम एक ही डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, उतना ही एंजाइम खर्च होगा, उतना ही पैसा खर्च होगा, उतना ही पूरी लेबोरेटरी सेटअप में खर्च होगा। लेकिन अगर कहीं से मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगा तो हम इसमें 3 डीएनए को हम इंसर्ट करके उसके क्लोन्स को बना सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, आइडियल प्लाज्मिड के अंदर दूसरी कंडीशन के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे कि सिलेक्टेबल मार्कर जिसको बोल रहे हैं हम कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अब आपने इस प्लाज्मिड को किसी भी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल में डाल दिया, तो ये कंफर्म कैसे होगा कि ये उस होस्ट में गया ही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर जो होता है ये कंफर्म कराता है। कैसे कराता है, अब इस मान लीजिए हमने इसको बैक्टीरिया में डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को जिसमें ये डला है तो उसको हम कल्चर मीडिया लेंगे अगार में, जहाँ पे इसको हम ग्रो कराएंगे, और ग्रो जब कराएंगे तो उस कल्चर मीडिया में हम एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे। तो जिस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होगा, जो हमारा क्लोन्ड प्लाज्मिड है, वही केवल बचेगा, और जो रिमेनिंग हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी, जिसमें ये क्लोन नहीं गया, ये प्लाज्मिड नहीं गया होगा। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप जितना लाइक करेंगे, जितना हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए बायोलॉजी को सिंपलेस्ट वे में पढ़ाऊँगा, और जिससे आप समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।